हेलो एवरीवन, मैं ममतेश गुप्ता। आज देखेंगे 8th क्लास एनसीईआरटी चैप्टर 6 और चैप्टर का नाम है देश जनता को सभ्य बनाना, राष्ट्र को शिक्षित करना। तो ये हम आज देखेंगे। पहले 5 सेकंड में हम पिछले चैप्टरों का रिवीजन कर लेते हैं, केवल 5 सेकंड में। देखिए, सबसे पहले जो अंग्रेज आए थे हमारे यहाँ व्यापार करने आए थे। व्यापार करते करते उन्होंने साम्राज्य खड़ा कर लिया। उसके बाद हमने अगले चैप्टर में पढ़ा था कि कैसे उन्होंने रियासतों को कब्जाना शुरू कर दिया। ठीक है, उसके बाद हमने देखा कि उन्होंने किसानों पर कैसे अत्याचार किया। उसके बाद हमने देखा कि जो आदिवासी मानव थे, जो आदिवासी लोग थे, जो जनजाति लोग थे, उन पर उन्होंने कैसे अत्याचार किया। और इन सब का जो परिणाम था, क्योंकि वो इतने लंबे समय से अत्याचार करते आ रहे थे, इन सब का परिणाम क्या हुआ? 1857 की जो लड़ाई हुई थी, इन्हीं का परिणाम था। क्योंकि एक दिन में इतने बड़े विद्रोह नहीं होता है, वो लोगों के दिमाग में पहले से ही घृणा उत्पन्न होती रहती है और जिस दिन उन्हें टाइम मिलता है उस दिन वो अपना पूरा बदला ले लेते हैं। तो 1857 की जो लड़ाई थी वो एक दिन में नहीं भड़की थी, वो पिछले 100 साल से जो करते आ रहे थे जनता के साथ, जनता उसका बदला ले रही थी 1857 में। ठीक है, और आज हम देखेंगे कि 1857 से पहले जब ये सारी चीजें उन्होंने करी थी अंग्रेजों ने, तो अंग्रेजों के दिमाग में ये चीज भी थी कि हमें क्या है, भारतीयों को पढ़ाना भी चाहिए। अब आप सोचोगे कि वो हमें पढ़ाना क्यों चाहते थे, उन्हें क्या जरूरत पड़ेगी पढ़ाने की? देखिए, कोई भी काम अगर आपको किसी से करवाना हो तो हर काम को करने के लिए क्या है, पढ़े लिखे व्यक्तियों की जरूरत होती है। ठीक है, देखो, डॉक्टर पढ़े लिखे होने चाहिए। बिना पढ़े लिखे कोई डॉक्टर कैसे बनेगा? डॉक्टर, वकील, इंजीनियर, ये सब की भी तो जरूरत होती है ना देश चलाने के लिए। और उनको जो इंग्लैंड के लोग थे वो नए नए विभाग रोज खोलते जा रहे थे, नए नए नियम लाते जा रहे थे। तो उन नियमों को लागू करने के लिए उन्हें कर्मचारियों की एक बड़ी संख्या चाहिए थी। तो इतनी बड़ी संख्या वो इंग्लैंड से नहीं लेके आ रहे थे। वो क्या चाह रहे थे कि हम जो भारतीय हैं उनको इतना ट्रेंड कर दे कि वो शक्ल से तो भारतीय हो, मतलब देखने में तो वो भारतीय लगे, लेकिन वो उनका जो माइंड है वो इस हिसाब से होना चाहिए कि वो काम पूरी तरह से जो देशभक्त हो वो इंग्लैंड के हो, है ना। वो ऐसे लोगों को तैयार करना चाह रहे थे। उनकी मंशा ये थी कि इनको पढ़ा दो, लिखा दो इंग्लिश में, और केवल उन्हीं चीजों को इनको बताया जाए जिससे हमारा फायदा हो। मतलब हर चीज में उन्होंने शुरू से फायदा ही देखा था अंग्रेजों ने, और यहाँ भी वो क्या है, फायदा ही देख रहे थे। तो वो भारतीयों को इसलिए पढ़ाना चाहते थे क्योंकि विभागों में जो लोग काम करते वो पढ़े लिखे होने चाहिए ना। जब तक उनको कोई भी काम नहीं करना आएगा, लिखना पढ़ना नहीं आएगा, तो दफ्तरों में कैसे काम चलेगा? उनके लिए कर्मचारियों की जरूरत थी, क्योंकि रोज रोज नए दफ्तर बनते जा रहे थे। क्योंकि जो अंग्रेज थे, रोज जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसका क्या है, साम्राज्य बड़ा होता जा रहा था। तो साम्राज्य को संभालने के लिए नए नए ऑफिस खुल रहे थे, दफ्तर खुल रहे थे। अब उन दफ्तरों के लिए कर्मचारी की जरूरत पड़ी। और वो कर्मचारी कहाँ से आएंगे? जब भारतीय पढ़े लिखे होंगे तभी तो समझ में आएगा उनके। अब जो भारतीय थे तो या तो वो संस्कृत जानते थे या वो फारसी जानते थे। जो मुस्लिम थे वो मदरसों में फारसी पढ़ते थे या अरबी की पढ़ाई पढ़ते थे। ठीक है, अरबी एक लैंग्वेज का नाम है। और जो हिंदू थे वो क्या, संस्कृत जानते थे, लेकिन इंग्लिश कोई नहीं जानता था। तो अंग्रेज क्या चाह रहे थे कि हमें एक ऐसा बहुत बड़ी संख्या में लोग चाहिए कि वो शक्ल से तो भारतीय हो, लेकिन वो दिमाग से कैसे हो, इंग्लैंड के हो, अंग्रेज हो। ठीक है, ताकि उनको यहाँ पर शासन करने में हेल्प मिल सके। यह उनका मोटिव था हम लोगों को पढ़ाने का। ठीक है, अब देखिए, हर किसी भी आप समाज की बात कर लो, किसी भी जगह की बात कर लो, हर जगह अच्छे लोग भी होते हैं, बुरे लोग भी होते हैं। बस ये जो परसेंटेज है ना अच्छे और बुरे का, कहीं 50-50% होता है तो ठीक होता है, कहीं 80% बुरे लोग होते हैं तो 20% अच्छे लोग जरूर होंगे। ऐसा नहीं है कि 100% लोग ही बुरे होते हैं। तो अंग्रेजों में भी कुछ लोग अच्छे थे, ठीक है, कुछ 20% लोग अच्छे थे जो भारत की भलाई के बारे में सोच रहे थे। तो उन अच्छे लोगों के बारे में हम इस वाले पैरा में पढ़ेंगे। और बाद में जैसे अंग्रेजों के लिए हमारी धारणा बनी हुई है कि उन्होंने हमारे लिए गलती सोचा, वो हम इस वाले में पढ़ेंगे। ठीक है, तो मैंने दोनों को अलग अलग कैटेगराइज कर दिया है कि अच्छे लोगों की कहानी ऊपर लिख दी है, बुरे लोगों की कहानी नीचे लिख दी है। ठीक है, आइए आप चैप्टर को शुरू करते हैं। आपके चैप्टर में एक पहली हेडलाइन दे रखी है, अंग्रेज शिक्षा को किस तरह देखते थे। मतलब
अंग्रेज किस तरह से देख रहे थे कि भारतीयों को किस तरह की शिक्षा दी जाए। ठीक है, तो देखिए प्राच्यवाद की परंपरा। देखिए प्राच्यवाद क्या है, सबसे पहले तो आप प्राच्यवाद समझिए। प्राच्यवाद उसे बोलते हैं जो एशिया के लोग थे ना, उनको क्या बोला जाता था, पूर्वी। ठीक है, और जो यूरोप के लोग थे उनको क्या, पाश्चात्य, यानी कि पश्चिम में। अगर आप मैप में देखोगे तो मान लीजिए इधर क्या है, यूरोप है, और इधर क्या है, एशिया है। ठीक है, इधर क्या है, एशिया है, इसके पीछे क्या है, यूरोप है। तो यूरोप वाले जो लोग थे अपने आप को क्या है, पश्चिम का मानते थे, और हमको पूर्व का मानते थे। तो जो एशिया के लोग थे उनकी जो सभ्यता थी, ठीक है, उनकी जो रहने वगैरह का जो तरीका था, उसको एक तरह से पाश्चात्य बोला गया है। ठीक है, पाश्चात्य बोला गया है। और जो लोग इस संस्कृति के, इस धर्म के, या इन सब चीजों के समर्थक थे, उनको बोला गया पाश्चात्यवादी, है ना। जो लोग भारतीय धर्म संस्कृति के समर्थक थे, यानी कि उनको लगता था कि जो भारतीयों के पहले ग्रंथ हैं, पहले जो पुरानी जो संस्कृति चली आ रही है, ये सब जो चीजें हैं वो सही है और अच्छी हैं, और भारतीयों को अपने हिसाब से जीने देना चाहिए, तो उनको बोला गया पाश्चात्यवादी। ठीक है, पाश्चात्य क्या है, जो एशिया के लोगों का धर्म है, या उनके ग्रंथ है, या उनकी कोई भी भाषा है, उसको बोला गया पाश्चात्य। ठीक है, और जो पश्चिम बोला गया वो किसको बोला गया, आप सीधे सीधे समझ लीजिए कि अंग्रेजों को बोला गया है। ठीक है, इस चैप्टर में अंग्रेजों को बोला गया है, यानी कि यूरोप के जितने भी लोग थे उनको क्या बोलते थे, पाश्चात्य बोलते थे। अब देखिए प्राच्यवादी की परंपरा। अब देखिए कुछ लोग प्राच्यवादी थे, यानी कि कुछ लोग इस बात को समर्थन कर रहे थे कि जो भारतीयों के ग्रंथ हैं, जो भारतीय जिस लैंग्वेज में पढ़ रहे हैं, संस्कृत में या फारसी में, वो ठीक है। ठीक है, वो पूरी तरह से खंडन नहीं करना चाहते थे हमारा। अब देखिए कौन लोग थे, उनके बारे में देखते हैं। 1783 में विलियम जोन्स कलकत्ता में, ठीक है, आज का जो कोलकाता है ना, वो पहले उसको कलकत्ता बोलते थे, कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट के जूनियर जज के पद पर तैनात हुए। ठीक है, कौन, सुप्रीम कोर्ट के जूनियर जज के पद पर तैनात हुए। जोन्स एक भाषाविद थे। देखो भाषाविद का मतलब होता है कि जो व्यक्ति एक से ज्यादा भाषा जानता हो उसको हम भाषाविद बोलते हैं। ठीक है, तो जो जोन्स थे वो बहुत सारी भाषा जानते थे, जो ग्रीक, लैटिन, फ्रेंच, इंग्लिश भी जानते थे। हम लोग दो ही लैंग्वेज पढ़ते हैं, हिंदी और इंग्लिश, तो हमें लगता है यार इंग्लिश कितनी टफ है, तो ऐसे ऐसे महान विद्वान भी होते हैं कि देखो इतनी सारी लैंग्वेज जानते हैं। ठीक है, तो वो इतनी सारी लैंग्वेज जानते थे, और वो जो थे वो ऑक्सफोर्ड जो यूनिवर्सिटी है, आप लोगों ने कहीं नाम सुना होगा, वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ाई की थी उन्होंने। ठीक है, तो जोन्स थे वो, उनकी बहुत ज्यादा रुचि थी संस्कृत सीखने में और फारसी सीखने में। वो क्या करते थे, इतनी सारी लैंग्वेज जानने के बावजूद भी वो हमारे भारत के लोगों को समझने के लिए, क्योंकि वो जज थे, ठीक है, अब उनको समझ में नहीं आया, कोई अपराधी आया है बात कर रहा है, उनको समझ में ही नहीं आ रहा है कि ये क्या बोल रहा है, इसकी क्या समस्या है ना। बीच के बिचौलिया जो आपको बता देगा, ट्रांसलेट करके वही समझ में आएगा आपके, है ना। तो वो लोग वो क्या है, वो संस्कृत को जानना चाह रहे थे, क्योंकि जब तो लोग संस्कृत में ही ज्यादातर बात करते थे, वो फारसी और संस्कृत लैंग्वेज को समझ रहे थे, और उसकी वो प्रॉपर 2-3 घंटे निकाल के शाम को वो संस्कृत के विद्वानों को बुलाते थे और फारसी के जानने वालों को बुलाते थे, और वहां पर वो क्या संस्कृत और फारसी पढ़ते थे। तो वहीं से उन्होंने जब हमारे ग्रंथ पढ़े और उनका अनुवाद करा, ठीक है, उनको ट्रांसलेट किया है ना, मतलब जो पहले वो संस्कृत में थे तो उन्होंने क्या किया, इंग्लिश में उनको ट्रांसलेट किया, ताकि उनके साथ साथ और लोग भी जान सकें भारत के इतिहास को, है ना। जब तक हम इन लोगों का ये मानना था, जो प्राच्यवादी थे उनका ये मानना था कि जब तक हम भारत के लोगों की विचारों को नहीं समझेंगे, उनकी जो सालों से परंपरा चलती आ रही है उसको नहीं समझेंगे, जब तक यहाँ के लोगों पर हम राज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो वो इसलिए क्या है, अनुवाद कर रहे थे और हमारे देश की जो जितने भी धर्म ग्रंथ वगैरह हैं उनको समझने की कोशिश कर रहे थे। ठीक है, अब इनकी दिलचस्पी बहुत ज्यादा थी हमारे संस्कृत के ग्रंथों में, तो इन्होंने क्या किया था, जोन्स ने एशियाटिक
सोसाइटी ऑफ बंगाल। देखो ये बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है कि एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का गठन किसने किया था, तो विलियम जोन्स ने किया था। ठीक है, ध्यान रखना आप। एशियाटिक रिसर्च नामक शोध पत्रिका का भी प्रकाशन शुरू किया इन्होंने। ठीक है, शुरू किया। जोन्स और कोलब्रुक ने भारतीय ग्रंथों का अनुवाद किया। मतलब ये लैंग्वेज, जब इन्होंने लैंग्वेज सीख ली संस्कृत और फारसी, तो इन्होंने क्या किया, जो मुस्लिम ग्रंथ थे उनका भी अनुवाद किया और जो हिंदुओं के संस्कृत के ग्रंथ थे उनका भी अनुवाद किया। क्योंकि मुस्लिमों को समझने के लिए हमें पहले क्या है, मुस्लिमों के ग्रंथ जानने पड़ेंगे, उनकी परंपरा जाननी पड़ेगी, उनके यहाँ जो लॉ चलता है, जो कानून चलता है वो जानना पड़ेगा, तभी तो हमें उनके बारे में पता चलेगा, है ना। और अगर हमें हिंदुओं के बारे में जानना है तो उनके पुराने ग्रंथ, उनके रीति रिवाज, वो सब कहाँ मिलते हैं, हमारे ग्रंथों में मिलते हैं ना ये सारे रीति रिवाज। तो उन्होंने ये सब जानने के लिए क्या है, उन ग्रंथों को अच्छे से, लैंग्वेज को सीखा और उन ग्रंथों को पढ़ा, और बाकी लोग भी इसका लाभ उठा सके उसके लिए उन्होंने क्या किया, अनुवाद किया। अब देखिए पाश्चात्यवादी में कौन कौन थे, हेनरी थॉमस थे, कोलब्रुक थे, और नेथानियल थे, और हाल हेड थे, विलियम जोन्स थे, और वॉरेन हेस्टिंग्स भी। ठीक है, इनको एक नेगेटिव चेहरे के रूप में देखा जाता है, लेकिन ये पाश्चात्य के समर्थक थे। ठीक है, और इन्होंने क्या किया था, बाद में मदरसों और संस्कृत विद्यालयों की भी स्थापना की थी इन्होंने। ठीक है, वॉरेन हेस्टिंग्स ने, और ये सभी प्राच्यवादी थे। अब देखिए आपके एनसीईआरटी में कुछ और लिखा है, मैं लिखने से यहाँ पर भूल गई हूँ। तो देखिए इसमें लिखा है 1781 में, देखो इस वाले पेज पे लिखा है। ठीक है, आप लोग अपनी एनसीईआरटी में देख लेना। 1781 में अरबी, फारसी और इस्लामिक कानून के अध्ययन को बढ़ावा देने के लिए कलकत्ता में एक मदरसा खोला गया। ठीक है, मतलब मदरसों को ये क्या प्रोत्साहन कर रहे थे ये लोग जो प्राच्यवादी थे। और 1791 में बनारस में हिंदू कॉलेज की स्थापना की गई। वहां प्राचीन संस्कृति ग्रंथ की शिक्षा दी ताकि इन सब चीजों की शिक्षा दी जा सके, और देश का शासन चलाने में इससे क्या है, मदद मिलेगी। क्योंकि जब हम लोगों को जानेंगे तभी तो हम क्या करेंगे, उन पर शासन कर सकेंगे। देखिए ये वॉरेन हेस्टिंग्स की स्टैचू लगा हुआ है, और यहाँ पे एक तरफ मुनिम बैठे हुए हैं और एक तरफ पंडित बैठे हुए हैं, यानी कि ये क्या है, उनको भी समर्थन दे रहे थे, पंडितों को और मुनिमों को। ठीक है, अब देखिए बात करते हैं आगे हम कि पूर्व की जघन्य गलतियां, यानी कि कुछ लोग जो बुरे थे, अच्छे वालों की कहानी तो हमने ऊपर देख ली, कुछ लोग जो नेगेटिव सोचते थे भारतीयों के बारे में, घृणा करते थे भारतीयों से, तो वो लोग क्या सोच रहे थे, पूर्व की जघन्य गलतियां, यानी कि पूर्व में रहने वाले, पूर्वी कौन, एशिया वाले। ठीक है, और भारत किस में आता है, एशिया, नेपाल, भूटान, और ये म्यांमार, चीन, थाईलैंड और बहुत सारे देश हैं, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ये सब किस में आता है, ये आता है एशिया में। और एशिया को क्या बोलते हैं, पूर्व। पूर्व की जघन्य गलतियां, ठीक है, यानी कि इनकी क्या क्या गलतियां हैं, इनकी पढ़ाई में क्या क्या गलतियां हैं, वो गलतियां इसमें निकाली हैं। ठीक है, तो मैंने थोड़ा सा शॉर्ट में लिखा है, ये मैंने अपनी तरफ से लिखा है, पूर्व या प्राच्यवाद का विरोध। एक तरह से क्या था, पूर्व का या प्राच्यवाद का विरोध था। तो कुछ लोग क्या समझते थे, 19वीं सदी के शुरू में कुछ लोग अंग्रेज अफसर मानते थे कि पूर्वी ज्ञान त्रुटियों से भरा है। ठीक है, उनको लगता था कि जो पूर्व में पहले से जो ग्रंथ वगैरह चले आ रहे हैं ये त्रुटियों से भरे हैं, यानी कि ये इनमें बहुत सारी गलतियां हैं, ये गलत चीजों को सिखा रहे हैं बच्चों को। ठीक है, त्रुटियां हैं और ये अवैज्ञानिक है। ठीक है, इन्होंने क्या कह के ठुकरा दिया था हमें, अवैज्ञानिक है। वर्ल्ड की सबसे बड़ी जो कंपनी है नासा, वो कहाँ की है, वो है अमेरिका की। आज अमेरिका की नासा कंपनी हमारे जितने भी मिशन जा रहे हैं अंतरिक्ष में, ठीक है, उनमें काफी सारे मिशनों में वो इसरो के साथ मिलकर काम कर रही है। वर्ल्ड फेमस कंपनी है नासा, वो किसके साथ मिलकर काम कर रही है, हमारी कंपनी इसरो के साथ, जो अंतरिक्ष में स्पेस वगैरह भेजते हैं उनके साथ। तो पहले उन्होंने क्या बोला हमें, 200 साल पहले क्या बोला, अवैज्ञानिक। हमें लगभग 100 साल पहले उन्होंने हमें अवैज्ञानिक बोला था, हमारी भाषा को, हमारी संस्कृति को, हमारे ग्रंथों को। ठीक है, और आज हमारे साथ मिलकर वो कदम से कदम
चलने में अपनी शान समझते हैं। अभी हमने हमारी जो इसरो कंपनी है उसने अभी चंद्रयान 3 का एकदम सफलतापूर्वक लैंडिंग कराई है चांद पर, और एक सूर्ययान भी भेजा है, उसका नाम है आदित्य, उसका नाम है आदित्य, ठीक है, वो भी भेजा है। तो ये लोग हमको कितनी गंदी नजरों से देख रहे थे, वो लोग हमारे ग्रंथों को क्या बोल रहे थे कि ये अवैज्ञानिक है, बिल्कुल बेकार है, ठीक है। पूर्वी लोगों को धार्मिक साहित्य की वजह, मतलब उनको धार्मिक साहित्य नहीं पढ़ाना चाहिए, उनको क्या पढ़ाना चाहिए, पश्चिमी इतिहास, पश्चिमी वैज्ञानिक तरीके और तकनीकी सफलताओं को पढ़ाना चाहिए। यानी कि यूरोप के इतिहास को पढ़ाना चाहिए, यूरोप की तकनीकों को पढ़ाना चाहिए और यूरोप की चीजों को पढ़ाना चाहिए, ठीक है, पढ़ाना चाहिए। थॉमस वेवेंटिंग मैकाले का कहना था कि मैकाले की सोच कितनी गलत थी, देखिए आप, जो मैकाले थे उनकी सोच इतनी गलत थी कि वो क्या सोचते थे हमारे बारे में कि एक अच्छे यूरोप पुस्तकालय में, यानी कि एक अच्छी लाइब्रेरी में का केवल एक ही खाना भारतीयों और अरबियों के समूचे देसी साहित्य के बराबर है। यानी कि वो क्या कह रहे थे कि जो इंग्लैंड की या यूरोप की कोई एक लाइब्रेरी है, उसमें एक खाने में की पुस्तकों में जितना ज्ञान है उसके मुकाबले जो भारत का पूरा इतिहास है ना, पूरा जो संस्कृत में लिखा हुआ है, जो अरबी में लिखा हुआ है, वो उसके सामने बेकार है, ठीक है। एक लाइब्रेरी के एक कॉलम में जो बुक रखी हुई है उससे पूरे भारत के ग्रंथों का वो कंपेयर कर रहे थे। तो उन्होंने कहा था कि एक ही खाने में केवल एक ही खाना ही भारत और अरबियों के समूचे देसी साहित्य के बराबर है। यानी कि वो हमारे ग्रंथों को इतना गलत समझ रहे थे, ठीक है। जबकि मैं आपको बताऊं कि हम जो ग्रंथ लिखे हुए हैं, ठीक है, ऋग्वैदिक काल में जो ग्रंथ लिखे हुए हैं, और जो आर्यभट्ट जो थे, जो खगोल शास्त्री थे, उन्होंने इतनी कमाल की रिसर्च की थी कि जो चीजें जो आज के लोग जो रिसर्च कर रहे हैं, ठीक है, उनकी रिसर्च उन्होंने इतने साल पहले बिना दूरबीन के, बिना ये आजकल आधुनिक मशीनों के, उन्होंने उनके आज के लोगों के बराबर रिसर्च की थी। और बहुत सारी चीजें हमारे ग्रंथों में ऐसी लिखी हैं, बिल्कुल सटीक लिखी है कि आज तक उनको कोई चैलेंज नहीं कर पाया है। हमारे भारतीयों का इतिहास इतना अच्छा था, ठीक है। जो धन्वंतरी थे वो एक क्या सर्जन थे, ठीक है, वो सर्जन थे उस जमाने के, तो मतलब इतना अच्छा इतिहास था वो। तो ये जो सारा चीजें थी ये पीढ़ी दर पीढ़ी नहीं चल पाई, क्योंकि बीच में बहुत सारे आक्रमणकारी आए, ठीक है, मुगल आए या अंग्रेज आए, इन लोगों ने जो इतिहास था, जो पढ़ाई थी, वो भारतीयों की पूरी तरह से बर्बाद कर दी थी। और जो लड़कियों को आज हीन दृष्टि से देखा जाता है ना, ये सब इन बाहर वाले लोगों की वजह से ही देखा जाता है, क्योंकि उनको ऐसा लगता था कि अगर लड़कियां बाहर जाएंगी तो जो बाहर के विदेशी लोग हमारे यहाँ पर रह रहे हैं देश में, वो हमारी लड़कियों को बुरी नजर से देखेंगे और उनकी पवित्रता को बेकार कर देंगे। तो इसलिए वो चाहते थे, जो भारतीय लोग थे, वो ये चाहते थे कि लड़कियां क्या है, घर में रहें, अपना चौला चौका करें और बाहर पढ़ने लिखने ना जाएं, ताकि ये जो बाहर के लोग हैं उन पर गंदी नजर ना डाल सके। केवल यही कारण है कि हमारे देश में लड़कियां पिछड़ती चली गई, किनकी वजह से, जो बाहर से लोग आए थे उनकी वजह से। तो देखिए 1835 में मैकाले ने एक अधिनियम लेके आए, शिक्षा अधिनियम लेके आए, और शिक्षा अधिनियम को पारित किया। इसमें क्या था कि जो शिक्षा है, जो उच्च शिक्षा है, वो उसका माध्यम क्या होना चाहिए, इंग्लिश होना चाहिए। यानी कि 12th के बाद जितनी भी क्लासें होती हैं या जो उच्च लेवल की पढ़ाई होती है, वो सारी किसमें होनी चाहिए, वो सारी होनी चाहिए इंग्लिश में, ठीक है। तथा मदरसे और संस्कृत कॉलेजों को प्रोत्साहन नहीं दिया जाना चाहिए, यानी कि इनको प्रोत्साहन नहीं दिया जाना चाहिए जो संस्कृत विद्यालय हैं और मदरसे हैं, ठीक है। तो ये मैकाले की मानसिकता थी। तो और देखिए इनकी मानसिकता सफल भी रही, क्योंकि हमारे यहाँ इंग्लिश को इतने बड़े लेवल पर अपनाया जा रहा है, तो ये इनकी वजह से है ना। तो ये अपने मकसद में कामयाब रहे,
ठीक है ना। हम लोग क्या फेल रहे, हम लोग अपनी हिंदी को नहीं बचा पाए, अपनी उर्दू को नहीं बचा पाए, है ना, अपनी संस्कृत को नहीं बचा पाए, और इन लोगों ने हमारे यहाँ एक बहुत बड़ी संख्या में ऐसे लोग खड़ा कर दिए जो आज भी इंग्लिश का बहुत बड़े लेवल पर समर्थन करते हैं, खुलकर समर्थन करते हैं कि हाँ इंग्लिश लैंग्वेज अच्छी है और हिंदी लैंग्वेज बेकार है। ठीक है, तो ये लोग अपने मकसद में कामयाब रहे और हम आज भी फेल हैं। ठीक है, अब आगे हम देखते हैं व्यवसाय के लिए शिक्षा। अब देखिए शिक्षा की आवश्यकता व्यवसाय के लिए भी है। तो जो 1854 में 1854 में चार्ल्स वुड ने एक नीति पत्र लेके आए। इस नीति पत्र का नाम था वुड्स डिस्पैच। इसका नाम क्या था? वुड्स डिस्पैच जारी किया गया। इसमें भारतीय शिक्षा नीति की रूपरेखा को स्पष्ट किया गया। भारतीयों को केवल यूरोपीय शिक्षा देनी चाहिए। इनका क्या मानना था? केवल भारतीयों को यूरोपीय शिक्षा देनी चाहिए, यानी कि यूरोप के हिसाब से शिक्षा देनी चाहिए। आज भी अगर आप देखें तो मेडिकल में जितनी भी चीजें पढ़ाई जाती हैं, यानी जो मेडिकल का कोर्स करते हैं, डॉक्टर बनने के लिए जो 4 साल का कोर्स किया जाता है, और वकील बनने के लिए जो 3 साल का कोर्स किया जाता है, एडवोकेट बनने के लिए जो 3 साल का कोर्स किया जाता है, मतलब जितने भी सारे कोर्स हैं उनमें जो ज्यादातर चीजें हैं वो कहाँ की है? यूरोप की हैं आज भी। ठीक है, और आयुर्वेद है हमारे यहाँ का, तो ज्यादातर लोग क्या है, आयुर्वेद से इलाज ही नहीं कराना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है अरे ये तो हिंदुओं का है, या ग्रंथों से पढ़ पढ़ के इन्होंने ये सारी जड़ी बूटी सीख ली है, ये तो बेकार है, ये तो काम नहीं करेंगे। ये हमारी मानसिकता है जो गलत है। हमारी मानसिकता क्या? अरे ये अंग्रेजी दवाई है, इंग्लिश में लिखा हुआ है, ये सही है। ऐसी हमारी मानसिकता बन गई है जो गलत है। ठीक है, तो अपनी चीजों को, दूसरे की इनको अपना लो, ये चीज सही है, लेकिन अपनी वाली चीजों से हेट मत करो। ठीक है, अगर अपनी चीजों से हेट करने लगोगे ना, तो एक दिन आप भारत से हेट करने लगोगे। और एक बात जान लेना कि आप भारतीय हो, आप कितनी भी अच्छी तरह से इंग्लिश सीख लो, कितने भी अच्छे तरीके से तौर तरीके सीख लो, आप इंग्लैंड के या यूरोप के किसी भी देश के, और आप वहां पर 20 साल रह लेना, उसके बाद भी वो लोग अपने में आपको काउंट नहीं करेंगे। उसके बाद भी जो वहां के मूल नागरिक होंगे ना, वो आपको भारतीय ही बोलेंगे। तो और जो भारतीय होंगे वो आपको भारतीय नहीं समझेंगे, क्योंकि ना आप इतने दिनों में यहाँ की भाषा, यहाँ के तौर तरीके, यहाँ की संस्कृति सब भूल चुके होंगे। तो एक दिन क्या होगा, ना तो आप यूरोप के रह पाओगे, ना आप भारत के रह पाओगे। तो इसलिए अपनी हिंदी को, अपने भारत को प्रोत्साहित कीजिए, और जो काम करना है ना डेवलपमेंट का, वो अपने भारत में कीजिए, ना कि यूरोप में, क्योंकि बाद में आपको लौट के अपने ही घर आना है। ठीक है, अब देखिए ये मैंने आपको बता दिया वुड्स डिस्पैच के बारे में। तो इनका क्या मानना था कि जो शिक्षा है वो किस में देनी चाहिए? यूरोपीय भाषा में देनी चाहिए, और यूरोप की ही शिक्षा दी जानी चाहिए। इनका ये मानना था कि अगर भारतीयों को हम शिक्षा देंगे, व्यापार और वाणिज्य का विस्तार होगा अगर हम शिक्षा देंगे यूरोपीय भाषा में, और क्या होगा? व्यापार और वाणिज्य का विस्तार होगा। इनका ये मानना था कि जो भारतीयों की शिक्षा है उसमें कहीं भी रोजगार का जिक्र नहीं किया गया है ना, और जो यूरोप की शिक्षा है उसमें ज्यादातर पढ़ाई इस तरह की है कि लोग ज्यादा से ज्यादा खुद से खुद रोजगार पा सके। ठीक है, आज जो शिक्षा नीति अभी जो लागू की गई है 2022-23 में, तो उसमें क्या है, ये चीज रखी गई है कि जो बच्चे हैं उनको इस तरह से शिक्षित करना है कि वो बड़े होकर अब खुद पे खुद रोजगार उत्पन्न कर सकें। तो इन्होंने ये चीज वहां पर भांप ली थी कि जो भारतीय हैं वो, उनकी जो शिक्षा है वो बेकार है, उसमें कहीं भी क्या है, जो रोजगार लेने वाली चीजें नहीं है। तो इसलिए क्या है, भारतीयों को यूरोपीय भाषा में पढ़ना चाहिए। यदि भारतीयों को यूरोपीय जीवन शैली से अवगत कराया जाएगा तो यूरोपीय चीजों की मांग बढ़ जाएगी। और देखिए दूसरा इनका क्या मानना था कि अगर हम यूरोपियन चीजों को पढ़ाएंगे, ठीक है, अगर हम यूरोपीय चीजों को हम पढ़ाएंगे और यूरोप की शैली को ये लोग सीख लेंगे भारतीय, तो फिर ये क्या है, यूरोप की चीजों को पसंद करेंगे। देखिए आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि आप अपने फोन में रोज नए नए फैशन देख रहे हैं। ठीक है, पहले अलग तरह की साड़ियां बांधती थी, सीधे पल्ले की, ऐसे सर ढक के, मतलब इस तरह से रहती थी महिलाएं। आज इस तरह से साड़ी बांधती हैं।
और अगर आप ज्यादा मॉडर्न जाओ तो फिर उनका कुछ अलग तरीका होता है साड़ी बांधने का। तो हम ये सब कहाँ से सीख रहे हैं? देख के सीख रहे हैं। कहाँ से सीख रहे हैं? फोन में से सीख रहे हैं। ठीक है, पहले ये फोन वोन नहीं थे, तो पहले क्या था, पढ़ाई थी, मतलब मैगजीन वगैरह पढ़ के ही सीखते थे। तो उनको ऐसा लगता था कि अगर हम यूरोप की शिक्षा इनके अंदर घुसा देंगे तो ये अपने आप को यूरोप से कंपेयर करेंगे और ये क्या है, यूरोप के लोगों की तरह बनना चाहेंगे। तो जब यूरोप की तरह बनना चाहे, यूरोप के लोगों की तरह बनना चाहेंगे, तो ये जो वहां पर लोग चीजें इस्तेमाल करते हैं, ये उन चीजों को इस्तेमाल करना चाहेंगे। तो जब ये उन चीजों को इस्तेमाल करना चाहेंगे तो जो यूरोप का मार्केट है ना, वो अच्छा हो जाएगा, उसका ग्रोथ होने लगेगी, क्योंकि इन लोगों का जो मन होगा वो यूरोपीय चीजों को यूज करने का होगा, भारतीय चीजों को यूज करने का नहीं होगा। तो वो चाहते थे कि इनकी शिक्षा इस तरह से होनी चाहिए कि ये पूरी तरह से यूरोपीय संस्कृति को अपना ले है, और ज्यादा से ज्यादा यूरोप से सामान मंगाएं और उसको इस्तेमाल करें। उससे क्या होगा, यूरोप का जो मार्केट है वो ग्रो होने लगेगा, यानी कि वो फलने फूलने लगेगा। और भारत का से उन्हें कोई लेना देना ही नहीं था, क्योंकि उनकी क्या नीति थी कि खाओ और निकलो यहाँ से। ठीक है, तो ये सारी चीजें थी। और देखिए 1854 के बाद शिक्षा विभाग का गठन किया गया ताकि शिक्षा सरकारी नियंत्रण में आ सके। देखिए इससे पहले क्या, जो शिक्षा थी वो प्राइवेट नियंत्रण में चल रही थी, यानी कि कोई भी व्यक्ति अपना गुरुकुल खोल के बैठ जाता था, या अपने ही घर पे एक कमरे में ही पढ़ाने शुरू कर देते थे लोग। खुद ही एक ही टीचर होता था, वही कई मतलब अलग अलग उम्र के बच्चों को वही पढ़ा रहा था। तो इन्होंने क्या किया कि जो शिक्षा है उसको क्या सरकारी नियंत्रण में ले लिया, ताकि ये लोग चाह रहे थे सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ाएंगे और यूरोपीय भाषा पढ़ाएंगे। 1857 में जब विद्रोह चल रहा था, 1857 में विद्रोह मैंने पढ़ाया था ना पिछले चैप्टर में, 1857 में कोलकाता, मद्रास और बंबई में विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। जिस समय विद्रोह चल रहा था उस समय इन तीनों प्रेसिडेंसी में, 3 प्रेसिडेंसी थी ना, एक तो मद्रास थी, मुंबई थी और कलकत्ता था। तो इन तीनों में क्या है, विश्वविद्यालयों की स्थापना की गई, और इन विश्वविद्यालयों में जो शिक्षा दी जाती थी वो यूरोपियन शिक्षा दी जाती थी। अब देखिए 1857 के बाद क्या हुआ, क्योंकि महारानी को पता चल गया कि भारतीय जो थे वो किन किन बात पे नाराज हो गए थे, और 1857 का विद्रोह हुआ। तो उन कमियों को महारानी ने सुधारने की कोशिश की। इसलिए महारानी ने ये जो नीति चली आ रही थी ना कि यूरोप की शिक्षा को पढ़ाओ, यूरोप की चीजों को पढ़ाओ, ठीक है, यूरोपीय इतिहास को पढ़ाओ, महारानी ने इनको प्रोत्साहन देना बंद कर दिया। महारानी का मानना था कि भारतीय जैसा जी रहे हैं उनको जीने दो, उनके चीजों में ज्यादा इंटरफेयर मत करो, वरना दोबारा विद्रोह होगा और हमारे हाथ से जो भारत है वो निकल जाएगा। ठीक है, तो देखिए महारानी का क्या मानना था। महारानी ने 1857 के बाद महारानी ने प्रचारक शिक्षा ही तो थी, एक तरह से प्रचार ही तो कर रहे थे यूरोप का यहाँ पे अंग्रेज। प्रचारक शिक्षा को प्रत्यक्ष सहायता नहीं दी, यानी कि उन्होंने क्या फंडिंग करना बंद कर दिया शिक्षा के ऊपर, क्योंकि महारानी धार्मिक रीति रिवाजों में छेड़छाड़ नहीं करना चाहती थी, ताकि उसके हाथ से भारतीयों की सत्ता ना चली जाए। अभी इसका एक पार्ट और रह गया है, क्योंकि बोर्ड पे इतना ही आता है तो मैं इतना ही लिखूंगी। आगे की जो चीजें हैं वो नेक्स्ट पार्ट में आपको मिलेंगी, सेकंड पार्ट में। तो आपको मेरी वीडियो कैसी लगी प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइए, और मेरे वीडियो को जरूर लाइक करना। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन।